नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपकी आंखें खोल देगा। हम उन अदृश्य धागों या यूं कहें कि उन अनदेखी जंजीरों को उजागर करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के फैसलों को कंट्रोल करती हैं बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को भी चलाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी की स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या आज के इस आधुनिक समाज में हम और आप सचमुच एक पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हर दिन हर पल हमारे फैसले तय कर रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र भी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो आज़ादी हम महसूस करते हैं, कहीं वो सिर्फ एक बड़ा सा भ्रम तो नहीं? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम इन 6 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, विचारधारा की अदृश्य जंजीरें। दूसरा, ईश्वरीय अधिकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक का सफर। तीसरा, आर्थिक नीतियां और संपत्ति। चौथा, लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी तानाशाही। पांचवां, लेफ्ट और राइट का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। और सबसे आखिर में हमारी अपनी आज़ादी या स्वायत्ता का भ्रम। फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विचारधारा की अदृश्य जंजीरें, यानी हमारे आसपास मौजूद अनदेखे ढांचे। अब यह विचारधारा या आइडियोलॉजी आखिर है क्या? इसे आप विचारों का एक ऐसा अदृश्य ढांचा मान सकते हैं जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को, हमारी रोजमर्रा की आदतों को और यहाँ तक कि सरकारों के काम करने के तरीके को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए सोचिए, सुबह 9 से 5 की नौकरी करना या समय पर टैक्स भरना, क्या ये सिर्फ हमारी आदतें हैं? जी नहीं, ये एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक विचारधारा का हिस्सा है जिस पर हमारी अदालतें और कानून व्यवस्था टिकी हुई है। सच तो यह है कि कोई भी इंसान उस सिस्टम से पूरी तरह खुद को अलग कर ही नहीं सकता जिसमें वो रहता है। अब आते हैं भाग 2 पर, ईश्वरीय अधिकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक का सफर। ये बताता है कि शासन का तरीका कैसे बदला। इंसानी शासन का ये सफर ना सच में बहुत ही दिलचस्प रहा है। सोचिए, मध्यकाल के उन वर्षों के बारे में, करीब 500 से 1500 ईस्वी के बीच। उस समय डिवाइन राइट्स थियरी चलती थी, यानी सत्ता पूरी तरह से धर्म और ईश्वर के नाम पर टिकी थी। फिर आया 1600 का दशक, एज ऑफ रीजन। ये वो समय था जब विज्ञान और तर्क ने राजाओं की उस निरंकुश ताकत को सीधी चुनौती दी। और फिर 1700 के दशक से शुरुआत हुई हमारे आधुनिक युग की, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते को जन्म दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, धार्मिक बाध्यताओं से निकलकर वैज्ञानिक और संवैधानिक समझौतों तक का एक लंबा सफर। इन दोनों व्यवस्थाओं को अगर आमने सामने रखकर देखें तो दिन और रात का फर्क नजर आता है। डिवाइन राइट के तहत माना जाता था कि राजा तो वही ईश्वर का प्रतिनिधि है, इंसान का काम बस बिना कोई सवाल किए हर आदेश को मानना था, मानो रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए ही बनी हो। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ राज्य का निर्माण खुद नागरिकों ने किया है। इस व्यवस्था में सरकार का सबसे बड़ा और इकलौता लक्ष्य है लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। बिल्कुल एक गेम चेंजर। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मूल सिद्धांत एकदम शीशे की तरह साफ है। पहली बात, इस सिस्टम को इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है, किसी दैवीय शक्ति ने नहीं। दूसरी, सरकार पूरी तरह से नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। और तीसरी, इसका सबसे अहम काम है हमारे जीवन, हमारी आज़ादी और हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखना। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जैसे महान विचारकों ने साफ कहा था कि राज्य असल में समाज को अराजकता से बचाने का एक टूल है। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार अपना काम ठीक से ना करे तो नागरिकों के पास उसे बदलने या उखाड़ फेंकने का पूरा अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आर्थिक नीतियां और संपत्ति। यहाँ हम पूंजीवाद और मार्क्सवाद की बात करेंगे। पूंजीवाद, जिसे क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, मुक्त बाजारों के एक अदृश्य हाथ के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देता है। एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने इसकी जोरदार वकालत की थी। इसका बेसिक फंडा क्या है? यही कि अर्थव्यवस्था में सरकार की दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए। आज के समय में भी जो सरकारें इस विचारधारा को फॉलो करती हैं, आप देखेंगे कि वे अक्सर कॉर्पोरेट टैक्स कम रखती हैं और श्रम कानूनों को थोड़ा लचीला बनाती हैं।
उनका मुख्य फोकस होता है तेजी से पैसा बनाना और लोगों के निजी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना। अब अगर हम पूंजीवाद और मार्क्सवाद को एक साथ रखकर तटस्थ भाव से तुलना करें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। पूंजीवाद पूरी तरह से निजी संपत्ति और मार्केट के हिसाब से तय होने वाली मजदूरी की बात करता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट मार्क्सवाद का मानना है कि संपत्ति पर जनता या राज्य का अधिकार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का नजरिया बहुत सीधा था। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था ने दुनिया को सिर्फ दो हिस्सों में बांट के रख दिया है, एक वो जो दूसरों का शोषण करते हैं और दूसरे वो बेचारे जिनका शोषण होता है। मार्क्स के मुताबिक मजदूरों की मेहनत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मालिकों का मुनाफा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी गहरे शोषण को देखकर मार्क्स ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक हिंसक क्रांति होगी और ये मजदूर वर्ग अपने शोषण करने वालों को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगा। उनका अल्टीमेट गोल क्या था? एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई ऊंच नीच या वर्ग ना हो, कोई राज्य ना हो और किसी के पास भी संपत्ति की कोई कमी ना हो। उनका मानना था कि यह नया सिस्टम श्रम के नियमों और संपत्ति के बंटवारे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, लोकतंत्र बनाम तानाशाही या अधिनायकवाद। कैसे कोई सिस्टम हम पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, आइए देखते हैं। आपको क्या लगता है कोई भी तानाशाही रातों रात आ जाती है? बिल्कुल नहीं। इसका पनपना एक बेहद सोची समझी प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत अक्सर तब होती है जब देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है और समाज खुद पर ही संदेह करने लगता है। ऐसे नाजुक वक्त में एंट्री होती है एक मजबूत नेता की, जो एक बहुत ही सुनहरे भविष्य का सपना बेचता है। इसके बाद क्या होता है? अति राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म का डंका पीटा जाता है और फिर धीरे धीरे हर उस आवाज को कुचल दिया जाता है जो सवाल उठाती है, ताकि सत्ता पर पूरा और निरंकुश कंट्रोल बन सके। यह समाज की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोकतंत्र को खत्म करने का एक क्लासिक तरीका है। एक तानाशाही व्यवस्था के अंदर तर्क, लॉजिक और सवालों के लिए कोई जगह नहीं बचती। उनकी जगह ले लेता है एक ऐसा नैरेटिव जो कहता है कि देश के दुश्मनों को हराने के लिए खून बहाना तो जरूरी है। जब आप हिटलर जैसे तानाशाहों के दौर को देखते हैं तो पाते हैं कि वहां रोजमर्रा की जिंदगी और लोगों की उम्मीदें पूरी तरह हाईजैक कर ली जाती हैं। इंसान की अपनी कोई अलग पहचान, कोई आजादी बचती ही नहीं। वो सचमुच सिर्फ राज्य की उस कट्टर विचारधारा की मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 5 पर, लेफ्ट और राइट का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। आखिर ये विचारधाराएं कैसे बटी हुई हैं? राजनीति में हम अक्सर लेफ्ट और राइट सुनते हैं ना, लेकिन एक बड़ी ही मजेदार बात बताऊं, इन शब्दों की शुरुआत किसी बहुत गहरी फिलॉसफी या किताब से नहीं हुई थी, बल्कि फ्रांस की क्रांति के समय असेंबली में नेताओं के बैठने की कुर्सियों से हुई थी। जी हाँ, जो लोग राजा और पुरानी व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे वो दाईं तरफ यानी राइट में बैठे थे, और जो लोग मजदूरों के हक में थे, सिस्टम को पूरी तरह बदलना चाहते थे, वो बाईं तरफ यानी लेफ्ट में बैठे थे। बस वहीं से ये नाम पड़ गए। आज के इस आधुनिक दौर में इन दोनों पक्षों के संस्थागत लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। वामपंथी विचारधारा यानी लेफ्ट मुख्य रूप से मजदूर वर्ग, समाज के कमजोर तबके और हर स्तर पर समानता लाने को अपनी प्राथमिकता मानती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा यानी राइट, वे समाज में स्थिरता, हमारी पारंपरिक संस्कृति को बचाए रखने और कॉरपोरेट फ्री मार्केट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। असल में ये दोनों ही अपने अपने चश्मे से नीतियां बनाते हैं और समाज को एक खास दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, हॉर्स शू थ्योरी, या यूं कहें घोड़े की नाल का सिद्धांत। राजनीति विज्ञान का ये सिद्धांत कहता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट भले ही एक दूसरे के धुर विरोधी लगते हों, लेकिन असल में ये घोड़े की नाल की तरह मुड़कर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यकीन नहीं आता? जरा लेनिन के साम्यवाद और हिटलर के फांसीवाद को देखिए। दोनों के रास्ते भले ही बिल्कुल अलग थे, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी, अधिनायकवाद। एक ऐसा सिस्टम जहां आम इंसान की आजादी का पूरी तरह से गला घोंट दिया जाता है। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, भाग 6, व्यक्तिगत स्वायत्तता का भ्रम। चलिए इसका अंतिम विश्लेषण करते हैं। इन सब बातों के बाद अब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारे आधुनिक करियर के चुनाव, कॉर्पोरेट की रेस में भागना या हमारी रोज-रोज की शॉपिंग की आदतें, क्या ये सब सचमुच हमारे अपने स्वतंत्र फैसले हैं या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? सच तो ये है कि पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधाराएं हमारे समाज की जड़ों में इतनी गहराई से समा चुकी हैं कि उन्होंने पहले से ही तय कर दिया है कि एक आदर्श और आज़ाद जीवन कैसा होना चाहिए।
और मजे की बात यह है कि राज्य की संस्थाएं बहुत ही चालाकी से इन्हीं विचारधाराओं का इस्तेमाल करके हमारे और आपके व्यवहार को कंट्रोल कर रही हैं। आज की इस चर्चा को हम एक बेहद शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जिस दिन इन अदृश्य जंजीरों को पहचान लिया जाएगा, शायद सच मानिए उसी दिन असली आजादी हासिल होगी। ये विचार हमें उन अनदेखे ढांचों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी जिंदगी चला रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण से जो कुछ भी हमने डिकोड किया है उसे अपने साथ रखिए, अपने आसपास के सिस्टम को गौर से देखिए और खुद से हमेशा ये सवाल पूछते रहिए कि क्या हम और आप सचमुच आजाद हैं? दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।